भाषा के आधार पे। लेकिन कल ही रांची में बहुत बड़ी रैली हुई, महारैली आदिवासियों की, तो कुर्मी और कुर्मियों के खिलाफ हुई। देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जब कुर्मी का विषय आता है तो मैंने स्पष्ट कहा कि जब जब मैं अध्ययन करता जाऊंगा मैं अपने तर्क देना प्रारंभ करूंगा। सबसे पहली बात है, आज जो जिस प्रकार का माहौल माने आदिवासी और कुर्मी के बीच बनाया माने पैदा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के विषय। अगर झारखंड, मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कर आना होगा, क्योंकि उनका सामने सबसे पहले रांची की राजधानी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनका आभार जताते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि फिलहाल जो राज्य में नियोजन नीति को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुआ है 60-40, यानी 60 जो झारखंड वासी हैं उनके लिए और 40 ओपन टू ऑल। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि 40% में पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण क्यों, आखिर इस राज्य का बनने का उद्देश्य क्यों था। तो आज चूंकि आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से 3.25 करोड़ झारखंड के जनमानस और झारखंड सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि अन्य राज्यों की क्या पॉलिसी है। तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टडी करके लाए हैं, जिसमें सबसे पहले बिहार राज्य का ही आप देख सकते हैं, बिहार राज्य का लोक सेवा का है, जिसमें स्पष्ट लिखा है भारत का नागरिक हो और साथ ही बिहार राज्य का स्थानीय निवासी हो। तो जब अन्य राज्यों के ये प्रावधान है कि उस राज्य में अगर नियोजन पर अधिकार पहला उस राज्य के निवासी को मिलता है, तो फिर झारखंड राज्य की ये दशा क्यों? आखिर यहाँ के हुक्मरान क्या चाहते हैं कि 40% सीधा आप ओपन कर रहे हैं, यानी अन्य राज्यों को भर रहे हैं। और 40% ओपन होने का मतलब वे लोग फिर ये और एक कॉलम ये है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरियां करेंगे उनके बच्चे फिर आरक्षण के प्रावधान में आ जाएंगे, यानी आज जो लोग ओपन में आते हैं वे लोग फिर एक दिन 60 में आ जाएंगे। तो ये लूट केवल झारखंड में क्यों? फिर बिहार राज्य की एक शिक्षा का उसमें भी लिखा है ओनली बिहार कैंडिडेट्स अप्लाई। हर राज्यों का जो नियोजन पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसी राज्य के लिए है। अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ धड़ल्ले से 2-3 राज्यों के जाति आवासीय बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट है बिहार सरकार क्या करते हैं कि अगर किसी प्रकार से कोई फर्जी जाति आवासीय बनाता है तो उस पर भी अनुमंडल पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक नोटिस जारी करते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से जाति आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत कराता है तो उस पर रोक लगाई जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फिर आपका बिहार सरकार नोटिफाइड करती है, जस्टिफाइड करती है कि भाई यहाँ का स्थानीय निवासी जो हो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो जिसमें आपका कॉलम है खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित संबंधित अभिलेख। और हम चाहते हैं कि झारखंड में भी, चूंकि हम लोग बिहार राज्य से अलग हुए हैं, तो झारखंड में भी जो स्थानीय नीति बने उसके आधार पर जो नियोजन नीति बने तो कहीं ना कहीं उन्हीं को आधार माना जाए। यहाँ की जो लोक कला है, संस्कृति है, भाषा है, उसको ऐड करते हुए इस राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसे आधार मानते हुए और उसके पश्चात अगर नियोजन नीति को अगर प्रारूप को तैयार करते तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम झारखंड राज्य के युवाओं को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी जो 60-40 की नीति आ रही है इसमें स्पष्ट क्या है कि 40% जो सीटें हैं वो पूरी तरह से अन्य राज्यों को चली जाएंगी, जिसमें पूरे भारत देश के लोगों को लाभ मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के साथ सौतेला व्यवहार होगा। आगे हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़, बार बार लोग जिक्र करते हैं कि हम लोग झारखंड छत्तीसगढ़ उसी समय अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ भी वही कहता है जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो, लेकिन झारखंड का जो वैकेंसी उसमें लिखा होता है भारत का नागरिक हो। आप एक एक करके पलट सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में भी एक लाइन लिखा है कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं उड़ीसा का बात कीजिएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। उड़ीसा में तो बाहर के लोग माने एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। उसमें लिखा है कि सी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया एंड हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। और यहाँ तो 7वां क्लास की बाध्यता कह रहा है कि उड़िया लैंग्वेज में को पास होना होगा। हर राज्य की कोई ना कोई बैरियर है जिससे कि वह अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अगर इस राज्य में प्रवेश करते हैं, यहाँ के युवाओं के अधिकार को छीनने की चेष्टा करते हैं, तो राज्य क्या करता है, अपने राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई ऐसा कानून का प्रावधान करता है जिससे कि मैक्सिमम लाभ उस झारखंड, मैंने कहने का मतलब है स्थानीय लोगों को मिले और बाकी जो अन्य राज्य के लोग हैं उनको एक बैरियर मिल जाता है। लेकिन झारखंड में बैरियर नहीं मिल रहा है, बल्कि झारखंड में अन्य अभ्यर्थियों को जो अन्य राज्य के हैं उनको मनोबल मिल रहा है। तो ठीक आज हम लोग चाहते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि अभी विधानसभा का सत्र टला हुआ है होली के लिए, तो जब विधानसभा का सत्र चले उस समय जब नियोजन की नीति बने तो इन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए राज्य सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे कि इस राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अब देखिए हमने बिहार का पॉलिसी दिखाया कि बिहार में नियोजन नीति कैसी बनती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की दिखाई। अब जरा देखिए ये झारखंड की पॉलिसी है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि झारखंड का निवासी हो, यहाँ आपका कॉलम में लिखा है कि भारत का नागरिक हो। तो ये सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा दुर्भाग्य इसी राज्य के साथ क्यों? यहाँ भारत का नागरिक हो, यहाँ कोई कॉलम ही नहीं है कि झारखंड राज्य का निवासी हो।
जबकि आपके सामने मैंने एक एक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश का निवासी हो, उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 7वां उड़िया से उड़िया लैंग्वेज के साथ पास करना चाहिए, बिहार राज्य का निवासी हो, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो। लेकिन जब झारखंड की वैकेंसी की बात आती है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। ये दोहरी राजनीति और ये दोहरी मानसिकता हमारे राज्य के साथ ही क्यों? अब यहाँ देखिए कि एक झारखंड के अभ्यर्थी थे जिनका काउंसलिंग रद्द किया जाता है बिहार में, यह कहते हुए कि इनका अस्थायी निवासी ये झारखंड के हैं। तो क्या झारखंड सरकार के पास ऐसा कोई साहसिक फैसला है, इनके पास कोई डिसीजन मेकर है जो इस प्रकार का डिसीजन ले सके कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं, जो दोनों राज्यों में लाभ ले रहे हैं, दोनों राज्यों में अपना लाभ ले रहे हैं, उनको इस प्रकार का कोई नियम बनाकर उनकी स्थानीयता को रद्द कर सके, उनके नियोजन को रद्द कर सके? यहाँ देख सकते हैं झारखंड के एक साथी हैं जो कोल्हान प्रमंडल से हैं, उन्होंने आपका जमुई में जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या किया जाता है, उनको निरस्त किया जाता है क्योंकि स्थानीय निवासी झारखंड के हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा का यह है कि 1932 के आधार पर जो नियोजन नीति की चर्चा की गई थी, जिसे राज्यपाल ने लौटाया यह कहते हुए आपका AR की रिपोर्ट 1970 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट 422 का संख्या का उन्होंने हवाला देते हुए उस रिपोर्ट को उस विधेयक को वापस किया। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय शायद वे अपडेट नहीं है क्योंकि 1970 का हवाला दे रहे हैं। वे अगर अपडेट होते हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए 2009 में 1970 के लगभग 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लोग अपने मूल राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जा बसे हैं, उन्हें जाति के आधार पर किसी भी अन्य राज्यों में आरक्षण का लाभ में दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, आपका पटना हाईकोर्ट भी कहती है कि 2 राज्यों में कोई भी व्यक्ति स्थानीय होने का दावा नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ का भी जो 2000 का रिपोर्ट था चंडीगढ़ न्यायालय का, उसमें भी यही बात कही गई, कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों में स्थानीय निवासी होने का दावा नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से माननीय राज्यपाल महोदय उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रिपोर्ट 1970 का हवाला दिया है और 1970 कहीं ना कहीं बहुत पुराना बात वे कह रहे हैं। उन्हें 2009, 2002, 2013 इत्यादि को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो उसके बाद अगर इस विषय पर वो चर्चा करते हैं तो शायद मेरे हिसाब से बढ़िया रहता। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं कि भाषा का बैरियर को यहाँ समाप्त किया जा रहा है। यहाँ जो भाषा कल्चर है उसको समाप्त किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आसानी से इस राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि झारखंड के लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि भाषा का महत्व क्या है, लोक का संस्कृति का महत्व क्या है। इसका उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जैसे कि इस बार का जो जेपीएससी का परीक्षा था उसमें एक सेंद्रा शब्द का जिक्र किया गया। सेंद्रा क्या है? उससे क्या है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर बाय द वे अगर कोचिंग क्लासेस में नहीं भी गए हैं तो सेंद्रा को जानते हैं। वहां और एक शब्द था आपका पहिला का, कि पहिला क्या है। तो इससे क्या है, अगर इन सब चीजों को अगर आप लोक संस्कृति को बैरियर से हटा दे रहे हैं, आप भाषा को अगर बैरियर से खत्म कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मतलब अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें रोकने का चांस ही अब खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन अगर भाषा को बैरियर के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मालूम है कि कर्म कई दिन का होता है, सरहुल का बनाने का तरीका क्या होता है। तो अभी क्या है, सचिव महोदय का स्टेटमेंट देख रहे थे, उन्होंने तो भाषा संस्कृति का जो सिलेबस है यानी जो भी है इनको अप्लाई किया जा सके एग्जामिनेशन में, इसको तो डिलीट कर दिया गया है। संशोधन की बात ही नहीं कही गई, उन्हें डिलीटेड किया गया है। यानी अभी जो अभी एग्जाम होंगे उनमें जो झारखंडी कल्चर है उसके बारे में झारखंड के स्टूडेंट को पढ़ने को नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग आसानी से इस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि 60-40 जो नीति लेकर आई है और ये जो राज्य सरकार कह रही है 2016 की नीति है, तो अगर 2016 की नीति लेकर आना था तो 2016 की सरकार लेकर आई थी। 2016 की सरकार को अगर राज्य की जनता ने नकारा, उसे अगर सत्ता से पदस्थापित किया, हटाया, तो उसमें एक कारण यह भी था 60-40 की नीति। इसका प्रभाव क्या था, जो 2016 में टीचर की बहाली हुई थी जिसमें जो अपेंड का जो कोटा था उसमें 75% जो शिक्षक थे वह मैक्सिमम अन्य प्रदेशों से बने थे। अभी आप देख सकते हैं 2022 की बात करें, जो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जो इंजीनियर की बहाली की गई थी उसमें 96% जो अपेंड का कोटा था उसमें 96% अभ्यर्थी अन्य राज्यों के हैं। तो अगर इसी प्रकार चलता रहे, इसी प्रकार अगर झारखंड के नियोजन पर, झारखंड के साधन संसाधनों पर अन्य राज्यों का दबदबा बढ़ता रहे, तो मेरा मानना है आने वाले कुछ सालों में झारखंड नग्न हो जाएगा, झारखंड के लोग हाशिए पर चले जाएंगे। और राज्य सरकार को समझ में आना चाहिए कि राज्य की शक्तियां भी है, इनके पास अनुसूची 7 सुरक्षित है जिसका ये प्रयोग करते हुए अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की जो पॉलिसी है उसमें उन्हें प्राथमिकता दे सके। और आप खुद 2004 में जाके देख सकते हैं कि राज्य के पास कितना पावर है। इसी राज्य में 2004 में जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ली गई थी तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में डीएलएड मांगा गया था, लेकिन झारखंड राज्य में बीएड मांगा गया था इसी राज्य में। यानी राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार चल रही है ये किन के
अनुसार चल रही है। इन्हें राज्य शक्ति का कोई आभास भी नहीं है कि राज्य शक्ति भी कुछ है, कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ विधेयक बना सकती है जिसमें केंद्र की सहमति ना ली जाए। और राज्य का जो नियोजन का मामला है वो राज्य शक्ति का मामला है, अनुसूची 7 का मामला है, अनुच्छेद में राज्य सूची के 41 का मामला है। उसका प्रयोग करते हुए, उस शक्ति का हवाला देते हुए राज्य के युवाओं जो आज मैंने काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको हित में कानून बना सकते हैं। लेकिन आज हिटलर ने जो बात कही थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहना ही विकास समझे, उसी कंडीशन में आज राज्य के युवा हैं। एक तो कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है, तो 60-40 नहीं, यहाँ अगर 50-50 की वैकेंसी दे देंगे तो बहुत सारे युवा कहेंगे भाई किसी तरह एग्जाम में बैठने दो। लेकिन उनमें दूरगामी सोच नहीं है। दूरगामी सोच नहीं होने का परिणाम क्या होगा, आप तो किसी प्रकार ये वैकेंसी को भर लेंगे, लेकिन अगले जब वैकेंसी आएंगी तो वही व्यक्ति जो आज ओपन टू ऑल में आपके साथ आ रहे हैं वो झारखंडी निवासी हो जाएंगे। क्योंकि ये भी एक कॉलम है कि जो यहाँ सरकारी नौकरियों में आएंगे उनके बच्चे यहाँ आरक्षण का लाभ लेंगे। तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से 3.25 करोड़ झारखंड की जनता और झारखंड सरकार को संदेश होगा कि अभी जो विधानसभा का सत्र होली के बाद फिर से प्रारंभ होगा, उसमें आप कोई ऐसा विधेयक लेकर आए नियोजन नीति को लेकर, और भाषा के बैरियर को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जिन राज्यों में भाषा एक आइडेंटिटी के तौर पर है, और उन राज्यों को संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं भाषा को बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अगर भाषा के बैरियर को समाप्त करते हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय। एक मुझे लगता है एक बहुत कम पढ़ा लिखा छात्र इस बात को समझ सकता है। मुझे लगता है जो पढ़े लिखे नहीं भी है वे लोग जान सकते हैं कि आज कितनी दुर्गति इस राज्य की है। आप अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, हिंदी उर्दू आपका मन को लेकर आप क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय है। इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भी कई देशों में बोली जाती है, आप उसे एक क्षेत्रीय भाषा के सूची में शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेकार गवर्नमेंट अब तक देखने को नहीं मिली थी। आज कहीं ना कहीं आज बहुत बुरे अवस्था में झारखंड की जो पॉलिटिकल दौर गुजर रहा है, बहुत खराब कंडीशन के साथ गुजर रहा है। तो अतः हम लोग यही चाहते हैं कि इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस राज्य के युवाओं के हितार्थ और उनकी सुरक्षार्थ में विधेयक पास हो, और खासकर नियोजन नीति, क्योंकि आज कई वर्षों से इस राज्य में नियोजन की काफी कमियां हैं, और वर्तमान सरकार नियोजन को लेकर ही सत्ता में आई थी। और अगर इसी प्रकार अगर वो 60-40 के माध्यम से 40 वैकेंसियां सीधे 40% अन्य राज्यों को अगर बेच देगी, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य होगा इस राज्य का। और दूसरी बात, यदि आप इस राज्य की बनावट पर जाएंगे, इस राज्य के गठन और गढ़न की ओर जाते हैं, तो इस राज्य का गढ़न ही हुआ था, जो भी आंदोलन किए गए थे कहीं ना कहीं जमीन संबंधित आंदोलन थे। आज इस नियोजन को आप जमीन से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग 40% में आएंगे, यहाँ स्थापित होने के साथ साथ यहाँ वो जमीनें लेंगे। जमीनें लेने के साथ साथ क्या होगा, वोटर आईडी यहाँ बनेगा, आधार कार्ड यहाँ बनेगा, और फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि पॉलिटिकल डैमेज होगा। उसका जो मैंने ताजा उदाहरण है कोयलांचल का क्षेत्र, धनबाद, झरिया, बेरमो, बोकारो। आज अन्य राज्यों के लोग जो रहने बसने आए, यहाँ उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि आज कह सकते हैं वो 2 राज्यों में वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से सरकार भी बना रहे हैं, अपने विधायक भी चुन रहे हैं, और फाइनली झारखंड के लोगों के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर रहे हैं। तो अतः आज झारखंड के युवाओं को विशेषकर इस 60-40 की नीति के विरोध में अपने स्वर को बुलंद करना होगा, और इतना जोरदार बुलंद करना होगा कि इसी सत्र में, ये जो सत्र आपका 12 तारीख के बाद शायद संभावना है फिर से प्रारंभ होगा, उसी सत्र में नियोजन नीति झारखंड के हित में जिस प्रकार से हो, भाषा को बैरियर बनाकर, खतियान को बैरियर बनाकर झारखंड के युवाओं के हितमर बने, इसके लिए आज युवाओं को एक स्वर में आवाज को बुलंद करना होगा। जयराम जी, आप बोल रहे हैं सरकार ने तो कैबिनेट से पास कर चुका है, उसी सरकार के एक मंत्री है बन्ना गुप्ता, बोल रहे हैं कि 32 से लेकर 23 वालों तक का ख्याल रखा जाएगा। तो सरकार उसी को ध्यान में रख के नीतियां बना रही है। देखिए, सबसे पहली बात, जहां तक आपने बन्ना गुप्ता जी का सवाल किया, एक जिम्मेवार पद पर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनके बयान को देखकर लगता है कि यहाँ जोकरों की संख्या मंत्री पद में ज्यादा है। उनका एक बयान सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि बर्ड फ्लू से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर बर्ड फ्लू हो जाए तो मुर्गे को जितना पका के खाइएगा डर की संभावना खत्म हो जाती है। तो कितने हास्यास्पद विषय में और कितना माने दुर्भाग्य का विषय है झारखंड राज्य के साथ कि ऐसे व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन है जिनको मंत्री पद की गरिमा का एहसास नहीं होता है। उसी शख्स का पटमदा क्षेत्र में गए थे, आपका एक छात्रों के बीच एक सभा को संबोधन करने के लिए, छात्रों को मोटिवेशन करने के लिए, वहां जाकर माननीय बन्ना गुप्ता जी कहते हैं कि अरे हम तो जब 10वीं की परीक्षा दे रहे थे तो चोरी करते पकड़े गए, जिस एसडीओ ने हमको पकड़ा था नकल करते हुए, आज वो मेरा सेक्रेटरी और हम मंत्री बन चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है, गरिमामयी पद पर होने के बावजूद अगर इस तरह के टिप्पणी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अशोभनीय बयान है उनका।
जयराम जी, एक खतियान को लेकर के आप बयान दे रहे हैं या फिर भाषा के आधार पे, लेकिन कल ही रांची में बहुत बड़ी रैली हुई, महारैली आदिवासियों की, तो कुर्मी और कुर्मियों के खिलाफ हुई। देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जब कुर्मी का विषय आता है तो मैंने स्पष्ट कहा कि जब जब मैं अध्ययन करता जाऊंगा मैं अपने तर्क देना प्रारंभ करूंगा। सबसे पहली बात है, आज जो जिस प्रकार का माहौल माने आदिवासी और कुर्मी के बीच बनाया माने पैदा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के विषय। अगर झारखंड राज्य की अस्मिता पर आप जाएं, झारखंड राज्य के अगर अलग आंदोलन पर जाएं कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं कुर्मी और आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा नहीं, मेरा मानना है 80% सिर्फ 2 कम्युनिटी का योगदान है, बाकी लोग 20 में होंगे, 10 में होंगे, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जो लोग बाहरी शक्तियां इस राज्य में काम कर रही है वो जानती है अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो इस राज्य में शासन आसानी से किया जा सकता है। जहां तक कुर्मी का प्रश्न है, सबसे पहला बात, झारखंड एक आदिवासी राज्य है। आज आप मीडिया के लोकतंत्र के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य का एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जाता है तो आधार क्या होना चाहिए? आदिवासी की जनसंख्या होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में आदिवासी की जनसंख्या 10% है, 15% है, 20% है, तो क्या उस राज्य को एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जा सकता है? शायद संभावना है नहीं। जब इस राज्य का गठन 1912 में किया जा रहा था तो 1913 का आप गैजेट पढ़ लीजिएगा, जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को एसटी की सूची में था, यानी उनको आधार मानते हैं। उनका पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 के आसपास है। उसके बाद कुछ और कम्युनिटी है जैसे घटवार है, तो इन पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये उस समय 50% से प्लस था। तो यानी कोई भी राज्य अगर गठन होता है तो कम से कम उसका पॉपुलेशन 50 to 60 होना चाहिए। तो उस समय जब इस राज्य का गठन हो रहा था, उस समय ये जो कुर्मी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं एसटी की सूची में शामिल थी और उसी को आधार मानकर एक आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। यही नहीं, ये राज्य आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे पास 9-10 जिले नहीं है। बंगाल का पुरलिया, झारग्राम, आपका मयूरभंज, क्योंझार इत्यादि नहीं है। उन राज्यों में आप चले जाएं, वहां भी सर्वे करें तो झारखंड राज्य जो बना, बृहद झारखंड बन रहा था, उसका उद्देश्य यही था आदिवासी राज्य के रूप में। तो आदिवासी राज्य का मतलब कम से कम 50% जनसंख्या। तो आदिवासियों का तो साफ तौर पर कहना है आप लोग उनका भूमि हरण करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, हक मारने के लिए, आपको नहीं लगता कि लेट कर दिया आप लोगों ने आंदोलन? देखिए, मेरा मानना है आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से कुर्मी आंदोलन चल रहा है। दूसरा बात, सबसे पहली बात, ठीक है, लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कम्युनिटी को सूची से हटाया क्यों गया। और मेरा मानना है कि कुर्मी का बेटा के साथ साथ पूरे झारखंड स्टेट को, ठीक है, आपके बीच विवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, असहमति होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई को जानना होगा। जब 1908 के आसपास, 1907 के आसपास टाटा ने बहुत ज़्यादा संख्या में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, तो उस समय मेरा हिसाब से मानना था अंग्रेजों का कि अगर इसी तरह चलता रहे कंपनियों का दौर तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भोले भाले हैं और इनकी ज़मीनों को सब अधिग्रहण कर लेंगे। तो उस समय चूंकि जो लोग एसटी की सूची में शामिल हैं उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोलियरी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं धनबाद और बोकारो जिला, उसमें जो भी कोलियरी क्षेत्र हैं उनमें मैक्सिमम जो ज़मीनें गई हैं उसमें कुर्मी समुदाय की गई हैं। तो एक चालाकी के साथ, एक साजिश के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया गया था ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर टाटा की बात करें तो मैं धनबाद से संबंध रखता हूं। टाटा का धनबाद में 2 ही यूनिट है, टाटा जामाडोबा, टाटा सिजवा, और दोनों यूनिट कुर्मियों की जमीन पर स्थापित है। तो एक बहुत गहरी साजिश के साथ 1950 में जैसे कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी की सूची से बाहर किया गया, 1951 में सिंदरी का प्लांट खड़ा होता है। आप सिंदरी प्लांट को सर्च कर लीजिए, वहां हर लाया है 85 से करोड़ के लागत के साथ। वहां कितने लोगों को लाभ मिला है? उनका तो कहना 1931 में भी आप नहीं थे। नहीं, 1913 में 1913 का गैजेट, आप ही के नेता जो हैं, कोई नेता थे महतो, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में वहाँ पे कोर्ट में, बंगाल कोर्ट में एक हलफनामा देते हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं होंगे, हमको एसटी से हटा दिया। अच्छा, एक बात कहिए, आज कहना, मेरा नहीं कहना, ठीक है, उनका देखिए, सबसे पहला हम तर्क जब बात की है तो मैं एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करके जाऊंगा जिससे कि शायद किसी को आपस में रंजिश का संबंध नहीं होगा। सबसे पहला बात, 2-4 व्यक्तियों के माध्यम से आप पूरे समाज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने किसी कारणवश लोभ में अगर इस तरह किया होगा, लेकिन आपको जो वास्तविकता है उसे जानना होगा। दूसरी बात, आज अगर आप देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि शायद ये मीडिया के बंधु बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला बात, मैंने ऑल ओवर इंडिया के कुर्मी और झारखंड के टोटमिक कुर्मी को एक करने का, मैंने एक दिखाने का प्रयास किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि मीडिया के बंधु, पलामू क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया के कुछ कुर्मी समुदाय लोग रहते हैं और टोटमिक लोग तो खैर छोटा नागपुर पठार में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग उनका जो जीवन दर्शन है उस पर एक अध्ययन किया जाए और उनके जीवन दर्शन को पब्लिकली सबके सामने रखा जाए कि उनमें कितनी भिन्नता है। बहुत सारी भिन्नताएं हैं, इसलिए टोटमिक कुर्मी और ऑल ओवर इंडिया कुर्मी में बहुत सारा अंतर है। दूसरी बात, देखिए, जब आज ये मांग जो चल रही है, मेरे हिसाब से सेंट्रल की बात है और सेंट्रल में झारखंड के अलावा बहुत समुदाय हैं,
भील हैं, गोंड है, मीना है और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं। क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। अब अगर झारखंड में विरोध किया जा रहा है तो मेरा मानना है कि संविधान आखिर क्यों है? संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है और मैं अभी 32 आदिवासी की मैंने एसटी की सूची में 32 समुदाय शामिल है और कुछ नए जुड़े हैं, शायद 3 या 4, ऑल ओवर 10 जुड़े हैं, लेकिन झारखंड में 3 या 4, लोहरा, भोक्ता, तमड़िया इत्यादि। तो अगर आप चलिए अब कुर्मी की बात थोड़ा सा बगल में रखते हैं और हम थोड़ा सा एसटी में जो 32 उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पहाड़िया की क्या स्थिति है, बिरजिया की क्या स्थिति है, बिरहरिया की क्या स्थिति है। तो मेरा अगर मानना है जिस प्रकार सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी है, लेकिन जब वो लिस्ट राज्य के पास आता है तो कहीं BC1, BC2, BC3 हो जाता है, MBC हो जाता है कहीं आपका। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 32 आदिवासियों की सूची है उसमें आप जो अति पिछड़े लोग हैं, जो हमको लगता है वायलेंट माने जो लोग कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, एक प्राइमेटिव ट्राइब्स के तहत उनको भी देखने का काम कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कुर्मियों के शामिल होने से, तो उस पर राज्य सरकार को राज्य सूची के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि जब सेंट्रल के बाद उसी कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी में शामिल करने के बाद जब राज्य सूची में आएगा तो राज्य में जो मतभेद हो रहा है तो उस राज्य सरकार पर छोड़िए। बाकी सेंट्रल की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में एसटी लोग हैं, कहीं से विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ राज्य में हो रहा है। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य में समीक्षा हो कि कुर्मी के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए एक बात है, यह लड़ाई इस आंदोलन से लगभग सालों पूर्व की है। हम लोग 32 के खतियान को लेकर निकले थे, हम लोग नियोजन नीति को लेकर निकले थे, लेकिन अगर जब आपका सवाल आएगा तो उसका हम तार्किक उत्तर रख सकते हैं। और तार्किक उत्तर यही है कि जब राज्य का गठन किया जा रहा था तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ आदिवासी राज्य के रूप में से गठन किया जा रहा था। उस समय तत्कालीन जो सूची थी उसमें कुर्मी शामिल था। उसके बाद उसे सूची से हटाने का रीजन यही था कि खनिज संपदा, मैक्सिमम जो खनिज संपदा है वह कुर्मी की धरती पर ही आज उतना नहीं। अगर हम बात करें HEC और हिंडाल्को की तो मेरे हिसाब से हम लोग काफ़ी आयु हमारी कम है। आप लोग खुद जाके सर्वे कर लें कि मैक्सिमम जमीनें किनकी है। तो जमीन अधिग्रहण करने के कारण ही उनको सूची से बाहर किया गया था। एक आरोप आप पर भी लग रहा है, आदिवासी लोग लगा रहे हैं कि जयराम मतलब जहाँ भी कई उम्मीद कुछ विद्रोह होता है वहाँ पे जाके कूद जाते हैं, खाली पहले भाषा, फिर खतियान, फिर जैन वाला पहाड़ पे जाके। देखिए सबसे पहला बात, मैंने हर जगह कूद जाते हैं, टांग अड़ा देते हैं। इनका राजनीति अब खत्म। नहीं, सबसे पहली बात है हम लोग का भी उम्र क्या है, यही तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम लोग कभी दांत ठीक से 32 को उगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से गलत धारणा दे रहे हैं। और हम लोग तो हमेशा किसी के अधिकार पर हम लोग वार नहीं किए हैं। जहाँ तक मारंग मुरु का प्रश्न है, एक बार मारंग मुरु को फिर से सर्वे किया जाए। मारंग मुरु के आसपास अगर सबसे ज्यादा गांव है तो कुर्मियों के गांव है। अच्छा, ये चमरा लिंडा जो बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बनने की मांग करते हैं तो पूरे झारखंड में तितली की तरह आदिवासियों को उतार देंगे। देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही माने उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। गुर्जर लोग आंदोलन किए, जाट लोग आंदोलन किए, पटेल लोग आंदोलन किए, क्या किसी अन्य समुदाय ने उनके खिलाफ जाकर सड़क में आंदोलन किया? नहीं। यानी कोई कम्युनिटी चाहे कोई समुदाय अपने अधिकार को संवैधानिक दायरों में मांग सकता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप कोर्ट में जाकर PIL दायर करते, याचिका दायर करते हुए कोर्ट में ये मांग कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय लेना, उसको शामिल करना ना करना, ये कोर्ट का विषय रहता है। लेकिन आप एक भी, भारत देश में इतने आंदोलन हुए हैं, सभी समुदाय सभी वर्गों ने किया है, क्या किसी अन्य वर्ग ने उसके खिलाफ आंदोलन किया है? ये शायद झारखंड में ही हो रहा है। और मुझे लगता है अगर वास्तव में ये लोग आदिवासी चिंतक हैं तो उन्हें ये चिंता करना चाहिए कि जब अगला परिसीमन होगा, क्योंकि एक समय इसी भूभाग में कभी 70% आदिवासी हुआ करते थे, आज़ादी के जब हुआ तो उसमें 52% हुआ करते थे, आज 26 में आए हैं। जब अगला जनगणना होगा, खासकर जातीय जनगणना जो पूरे देश में बात उठ रही है, उसमें क्या स्थिति होगी? तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक हैं कुर्मी, अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से खुद अपने अधिकार से माने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लिंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, ये अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो, क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है तब वह उस माने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही। आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं। तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब जिस सीट में मान के चलिए अगर SC समाज दावा करेगा और उसमें अगर SC समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसको आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं,
उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चले 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। अतः संविधान का मतलब है किसी को नुकसान नहीं होना, संविधान का मतलब है सबको अधिकार मिलना। अतः संविधान को यानी सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी वर्गों को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। जहां तक कुर्मी का प्रश्न है, वो आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आज वो संरक्षण की आवाज नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज्यादा जमीन किन्हीं की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। आप देख सकते हैं यही आपका जो ये सड़क चौड़ीकरण हुआ आपका और मांझी से जो निकला है, देखिए किनका घर मकान ज्यादा टूटा है। ये जो आपका रिंग रोड घुमा चारों तरफ, उसमें भी आप देख लीजिए। तो इस ये मसला है, संरक्षण का मसला है। ये लड़ाई आपका अपनी आइडेंटिटी का है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा सिर्फ ले आते हैं, आरक्षण की पॉलिसी में ले आते हैं। तो वहां पर लगता है कि ये कोई मिशनरी भी इसके पीछे है। आप लोग देखिए इस पर भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर इसको लड़ाने के पीछे किनका हाथ है। लेकिन मैंने जो तर्क रखा, आप उस तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें सूची में हटाना, सूची में रहना, आदिवासी राज्य की मांग करना क्यों हुआ था? कम से कम जनसंख्या 50 होनी चाहिए थी, क्योंकि 25% अगर मान के चले आज आदिवासियों की संख्या इस राज्य में 25% है। अगर 25% को आधार मानकर अगर किसी आदिवासी राज्य का निर्माण किया जाए तो ये संभावना नहीं है। कम से कम जनसंख्या 50-60 के आसपास होनी चाहिए, तभी ये संभावना है। यानी अगर आपको राज्य सूची, अगर राज्य में ये डर लग रहा है तो जिस प्रकार BC1, BC2, BC3 अगर इसमें आपको डर लग रहा है, पहला बात मैं कहूंगा ये आरक्षण की नहीं, संरक्षण की लड़ाई है। तो आप उसके लिए राज्य सरकार को एक गहन समीक्षा करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि प्राइमेटिव ट्राइब्स का भी एक अलग कॉलम राज्य में रखे और उसमें जो लोग विलुप्त हो जा रहे हैं उनको आप कम से कम सुरक्षित करने का कार्य करें। अच्छा, मूल विषय पर आइए। सरकार बोल रही है कि हम सर्वे कराएं और उसी के आधार पर ये डिसीजन फिलहाल इसलिए लिए हैं कि फिलहाल नियोजन दिया जाए, बाद में फिर हो सकता है कि सरकार बनाए नियोजन नीति। तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति का सवाल ये है कि सबसे पहली बात ये नीति 2016 की है। अगर इस नीति से झारखंड के युवा खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर 2016 की सरकार रहने देते हैं। आप वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो आई है, किन मुद्दों के साथ आई है? इनका पहला मुद्दा जो CNT में छेड़छाड़ हुआ था रघुवर सरकार के टाइम, इनका मुद्दा था यही 60-40 की नीति, जिस कारण आपका शिक्षक बहाली में 75% अन्य राज्यों के लोग प्रवेश कर गए। आपका जो भी वैकेंसी दरोगा की बहाली हुई, यानी जो भी ओपन टू ऑल था उसमें मैक्सिमम जो अभ्यर्थी आए थे वो अन्य राज्यों के आ गए थे। तो इसी के विपक्ष में जाकर वर्तमान सरकार को चुनने का काम किया था। और यदि ये वही पॉलिसी को लेकर आएंगे तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं झूठ कह रहे हैं और इस राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन आलमगीर आलम ने कहा कि 60-40 की तो बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये 60-40 की बात नहीं है, यानी ये बाकी जो झारखंड के जनता है बेवकूफ़ हैं? यानी जो पेपर में प्रकाशित हो रहा है, क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं? मैंने तो कहा कि यहाँ मंत्रियों का जो है, जो झुंड है, मुझे लगता है कि मजाक हो रहा है। इनके ये अपने बयान पर खुद टिक के नहीं रह पा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सरकार लिखित में कुछ और कर रही है, ये लोग मीडिया के सामने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो एक भ्रम ही फैलाया जा रहा है कि नियोजन नीति लाई है सरकार के में। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि नीति तो ये हमने भी वही कहा। जो नियम सरकार पहले बनाई थी कि मैट्रिक और इंटर यहाँ से पास करना है, उसको सिर्फ विलोपित कर लिया गया। तो वो हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। तो हमने भी आज के से पहले का बिल्कुल, मैंने भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी यही कहा कि जो विधानसभा सत्र 12 के बाद प्रारंभ होगा उसमें आप नीति को बनाए। हमने तो ये नहीं कहा कि आपने नीति बना दिया और उसके विरोध में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हैं। मैंने तो ये कहा कि झारखंड के सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, मैंने डॉक्यूमेंट्री के साथ कि बिहार के पास क्या पॉलिसी है, उड़िया के पास क्या पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ के क्या पॉलिसी है। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज्य सरकार को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि आप भी झारखंड के हित के लिए क्या पॉलिसी बनाकर लाते हैं। हम लोग पॉलिसी तो बनी नहीं है, पॉलिसी बनी नहीं कि विधानसभा सत्र चला नहीं है। तो ये तो इस बात से हम लोग भी अवगत हैं। तो चूंकि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसीलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज के माध्यम से सरकार को संदेश जाए। मेरा में एक सवाल है कि जो रामगढ़ उपचुनाव का रिजल्ट है, क्या लगता है हेमंत सरकार के खिलाफ मैंडेट है, युवाओं ने दिया है? हाँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो पॉलिसियां लगातार जो युवा सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, राज्य की जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, उसी के विपक्ष में जाकर उन्होंने मतदान किया है। और मुझे लगता है अगर यही रवैया रहा तो शायद 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में
अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। युवा चाहते हैं जयराम मतो मुख्यमंत्री बन जाए, तरफ से होगी जयराम, युवाओं की बहुत सारी कमेंट्स आते हैं। तीसरा विकल्प देने का तो मौका था, लेकिन जयराम जी आप तो नहीं दिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग पहले ही बोले कि हम लोग जो भी करेंगे कहेंगे 2024 में ही फ्रेश होगा। उपचुनाव और साल 1.5 साल के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ना हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। जो भी होगा 2024 में ही होगा। और बिल्कुल अगर युवा चाहें इस राज्य के तो बदलाव होने की गुंजाइश हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अक्सर कहा है कि चुनाव के समय तक बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिलहाल जो युवा है वो कहीं ना कहीं लड़ने की, पैसा देकर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें केवल पढ़े लिखे युवा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो अपने प्राणों की आहुति दे सकें। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक पीएचडी का छात्र हूँ और मैं झारखंड के भविष्य को देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ? आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए ये झारखंड खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में, कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों से होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आए। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री का जो एक रिलेशन में वाहन का विवाद था उसमें एक कंपनी ने 80 लाख फाइनेंस किया था और वही कंपनी अभी कोल्हान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन लूटने का काम कर रही है। तो बताइए माननीय मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कैसे जाएंगे? आप देख सकते हैं आपका बड़का गांव के क्षेत्र में जो कर्णपुरा कोल ब्लॉक से वहां 35 कोल ब्लॉक्स आवंटन किए गए हैं। बताइए 35 कोल ब्लॉक, 235 गांव आते हैं, 5 गांव को छोड़कर बाकी 230 गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस पर कौन सी सरकार उसके सामने जाएगी? क्योंकि पूंजीपतियों का सामना करना आसान नहीं है। पूंजीपतियों का सामना निर्मल दा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है निर्मल दा क्या झारखंड अलग राज्य का? निर्मल दा को मारने में कंपनियों का भी रोल है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना मैं खुले मंच पर कहता हूं, आपको क्या लगता है शहीद सुनील महतो ऐसे ही शहादत दिए हैं? उसमें कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर में स्थापित कंपनियां हैं, अभी नाम मैं समय के साथ लूंगा, उनका रोल है। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव होगा, अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कर आना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सकें, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सके, ये संभव नहीं है। आप मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, देखिए जब वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस उलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों किस चुनाव में आप सब ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा। लेकिन एगो सवाल हमारे इंदे हो, अभी देख दादा है का लगल हो, हम तो 15-20 राज्य में काम करके आये लियो इंदे, बड़ी भाषा जानो यो, झारखंडी कितना बाहर में अथु, अभी जो तमिलनाडु में भाई लगल हो, हमरो वर्कर हुआ अथु, फोन करके दे बोला हमिन की ना। देखिए सबसे पहली बात, बिल्कुल आज जो भी हम लोग हिंसा के पक्षधर में नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो तमिलनाडु में जो भी न्यूज वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है उस पर जांच पड़ताल हो, और कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है, तो इस पर हम लोग हिंसा के सहमति नहीं है। लेकिन वहाँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए हमारे जो मजदूर हैं कुशल वापस लाने का कार्य करे, और साथ ही साथ जब वो मजदूर वापस चले आए तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके, और ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से मैंने रोजगार के अवसर का चर्चा किया है। झारखंड एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मैंने सड़क बिछा हुआ है, यानी परिवहन के रूप में, पर्यटन के रूप में, कृषि के रूप में बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें झारखंड। आखिर हमारे मजदूर वहाँ क्या करते हैं? केरल में जाके मछली पालते हैं, केरल में मछली पालते हैं ना। हमारे मजदूर आखिर क्या करते हैं? वहाँ जाके टावर लाइन में काम करते हैं। वहां तो कोई वे अफसर बनने नहीं गए हैं, मजदूरी करने गए हैं। 12 लाख लोग मजदूरी करने गए हैं। तो यदि झारखंड सरकार अगर झारखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन, कृषि को अगर बढ़ावा देते हैं, अन्य कुछ उद्योगों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते अगर कार्य करे तो संभव है। और ऐसा नहीं कि इनके पास बजट में पैसा नहीं है। ये लोग खतियानी यात्रा करते हैं, जोहार यात्रा करते हैं, अश्लील यात्रा करते हैं, तब तो पैसा आता है। अभी होली में लाखों का खर्चा उड़ रहा है, तब तो पैसा आ रहा है।
अगर राज्य सरकार मिशन के साथ कार्य करे तो हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही काम मिल सकता है। और फिलहाल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी राज्यवासियों का उस राज्य में पहला अधिकार होता है। आखिर कोई अगर मजदूरी करने के लिए बाहर गया है तो परिवार के लिए गया है। परिवार अगर उसका राज्य में है और वह किसी गैर राज्य में है तो कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार पर एक चुनौती का भरा प्रश्न होता है कि आखिर उसने इस राज्य के गठन में क्या किया। तो इसलिए मेरा मानना है राज्य सरकार को राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा विकल्प की आप बात कर रहे हैं, आपने बीच में खबर सुना होगा ये आपको लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी एक पूर्व विधायक के द्वारा, आपने बच्चा का भी शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं ठीक है, बच्चा कहा तो कोई गलत नहीं कहा, हम लोग हैं बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगत सिंह भी बच्चे थे, अशफाक उल्लाह खान भी बच्चे थे, खुदीराम बोस भी बच्चे थे। बच्चा है इसका मतलब नहीं आपसे बेहतर हम लोग जानकारी रखते हैं। आपके पास उम्र का ज्ञान है, हम लोग के पास छोटी सी उम्र में विजन है। हम लोग के पास पीएचडी के छात्र हैं, हम लोग दूर की सोचते हैं कि दूर में झारखंड के साथ क्या होने वाला है। और आप लोग देख ही रहे हैं, लड़ा ही रहे हैं। पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज झारखंड में ही माने समुदाय को आप लोग लड़ा रहे हैं। बीच का रास्ता तैयार कीजिए। ठीक।